हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सेकंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट का नाम है इलास्टिसिटी, रोटेशनल डायनामिक्स एंड इलास्टिसिटी। तो हम लोग यूनिट का नाम डाल देते हैं रोटेशनल डायनामिक्स एंड इलास्टिसिटी। ये आज के हमारे यूनिट का नाम है और ये है यूनिट 2। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो हेडिंग डाल देते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या कहेंगे? रोटेशनल इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं जड़त्वाघूर्ण। क्या बोलते हैं? जड़त्वाघूर्ण बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द property by virtue of which a body oppose any change in its state of rest or state of rotation। क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच ए बॉडी अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ रोटेशन। अगेन रिपीट, moment of inertia is the property by virtue of which a body oppose any change in its state of rest or state of rotation। हिंदी में बात करेंगे, जड़त्वाघूर्ण किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी विरामावस्था से या उसकी घूर्णन अवस्था का परिवर्तन का विरोध करता है। समझ रहे हैं ना? जड़त्वाघूर्ण किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी विरामावस्था से या उसकी घूर्णन अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। कुल मिलाकर के आप ये बात कर लें कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई पोजीशन में है और अगर हम उसको चलाने का प्रयास करें तो वो उसका अपोज करेगा, उसको चलने से रोकेगा। और इसी को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो लिख लेंगे डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, मैं लिख रहा हूँ, इससे बेहतर होगा कि मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लें। चलिए लिखिए। फर्स्टली इंग्लिश मीडियम वाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी Moment of inertia is the property
by virtue of which a body oppose any change in its state of rest or state of rotation हिंदी वाले लिखेंगे जड़त्व आघूर्ण किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी विरामावस्था से ब्रैकेट में या उसकी घूर्णन अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है फार्मूला होता है इसका I = mR²। यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है इसकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यूनिट का मतलब मात्रक ये होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास, मान लो ये कोई बॉडी है इस तरीके से, मान लो ये हमारे पास कोई एक बॉडी और इस बॉडी में कोई एक ये हमारे पास एक्सिस है, राइट। अब मान लो कि इसमें जो है कई सारे पार्टिकल हैं। मान लो एक ये पार्टिकल है, जो कि एक्सिस से r दूरी पर है। ये मान लो m1 पार्टिकल है और ये r1 दूरी पर है। इसी तरीके से ये m2 पार्टिकल है और ये एक्सिस से r2 दूरी पर है। इसी तरीके से m3 पार्टिकल है और ये r3 दूरी पर। यानी हर पार्टिकल अलग डिफरेंट मास का होगा और डिफरेंट डिस्टेंस पे होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है, यानी टोटल जो मास है, वो इस जगह पर एग्जिस्ट करता है, इसको हम लोग कैपिटल M कहते हैं, और इससे ये दूरी मान लेते हैं r है। तो अगर हम अलग अलग पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो पहले पार्टिकल का जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 r1²। इसी तरीके से हम I2 की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे m2 r2²। इसी तरीके से अगर हम I3 की बात करेंगे तो हम लिखेंगे m3 r3²। अब अगर हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 और इस तरीके से n पार्टिकल होंगे। अब सबको अगर हम जोड़ेंगे तो m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस ये इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर हम सबको एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, समीशन का निशान लगा देंगे तो ये हो जाएगा mr², यानी I = हो जाएगा सिग्मा mr²। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो अब देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट कर लीजिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन। जो रोल ऋजुरेखीय गति या सीधी रेखा में गति में द्रव्यमान का होता है, वही महत्व घूर्णन गति में जड़त्वाघूर्ण का होता है। मतलब जो अगर जैसे कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंस द्रव्यमान की होगी, वही इम्पोर्टेंस मतलब घूर्णन गति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होती है।
मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में होगा, जहाँ पे कोई वस्तु घूर्णन कर रही होगी यानी कि रोटेशन कर रही होगी, वहीं पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जड़त्वाघूर्ण होगा। ये चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सम रोल से सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन। ठीक है, तो अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगली हेडिंग है हमारी रोटेशनल एनर्जी ऑफ रोटेशनल बॉडी। रोटेशनल एनर्जी ऑफ ए रोटेशनल बॉडी। रोटेशनल बॉडी यानी कि घूर्णन करने वाली वस्तु की घूर्णन ऊर्जा निकालनी है, यानी कि घूर्णन वस्तु की घूर्णन ऊर्जा हमको ये निकालना है। ठीक है, घूर्णन वस्तु की घूर्णन ऊर्जा निकालनी। तो चलिए निकालते हैं। हम कंसीडर करते हैं लेट ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मान लेते हैं कि माना वस्तु अपनी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, यानी कि लेट ए बॉडी रोटेटिंग about its axis with angular velocity ओमेगा। माना वस्तु अपनी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, तो रोटेशनल एनर्जी यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी किससे दिया जाएगा, यानी कि घूर्णन ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस कई सारे पार्टिकल होंगे ना किसी वस्तु में, m2 v2 स्क्वायर प्लस दैट डैश। तो v इक्वल टू r1 होता है बच्चों, m1 v इक्वल टू r ओमेगा, तो r1 r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार से हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सबकी एक समान होगी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब हम क्या कॉमन ले लेंगे, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो अंदर कितना मिल जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक, अब देखो हाफ ओमेगा स्क्वायर, अब इसको हम समीशन लगा के लिख सकते हैं m r स्क्वायर। अब देखिएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर और इसकी जगह i लिख सकते हैं, यानी कि हाफ i ओमेगा स्क्वायर घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल
रोटेशनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसको हम रोटेशनल एनर्जी ऑफ द बॉडी के नाम से जानते हैं। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा भी कहते हैं हिंदी में। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा कितनी होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। कैसे निकालते हैं समझ में आ गया है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम रब करते हैं और अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब अगला टॉपिक है थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हालांकि ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, इंटरमीडिएट में आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं। यानी कि जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय, जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय, जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय। अब देखो बेटा, दो प्रमेय होती हैं, इसकी दो प्रमेय होती हैं। दो प्रमेय होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और दूसरी होती थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यानी कि ये समांतर अक्षों की प्रमेय। याद आ रहा होगा आप लोगों को कुछ इंटरमीडिएट का, समांतर अक्षों की प्रमेय। और ये होती है लंबवत अक्षों की प्रमेय, लंबवत अक्षों की प्रमेय। तो अब हम लोग पहले करेंगे समांतर अक्षों की प्रमेय, फिर हम लोग करेंगे लंबवत अक्षों की प्रमेय। ठीक है, तो पहली हेडिंग है समांतर अक्षों की प्रमेय, यानी कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो अब इसके लिए हमको एक डायग्राम बनाना होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं ये हमारा जो है एक कोई वस्तु है। ठीक है, ये हमारे पास कोई वस्तु है और इसमें ये दो एक्सिस हैं। एक मान लेते हैं, एक ये एक्सिस है, ठीक, और दूसरा एक्सिस मान लेते हैं ये है, ठीक, और ये दोनों पैरेलल हैं, राइट। अब इनके नाम लिख लेते हैं जरा हम लोग। मान लेते हैं ये एक्सिस है ए और बी, ये एक्सिस है ई और एफ, ठीक। अब हमने मान लिया इसका जो
ये जो एक्सिस है ये इसके सेंटर से होकर के जा रही है, सेंटर ऑफ मास से होकर के जा रही है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों एक्सिस के बीच की दूरी दोनों एक्सिस के जो बीच की दूरी है वो हम मान लेते हैं x, और यहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं c है, और ये क्या है, ये इसका सेंटर है c। ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि अगर हम पूरी बॉडी के, यानी कि मान लेते हैं इसका जो समस्त भार है इस वस्तु का, ये इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इसका जड़त्व आघूर्ण लिखना चाहें, यानी कि कैपिटल I लिखना चाहें, तो हम लोग लिखेंगे सिग्मा m r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये लिखेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। किसी वस्तु का उसके अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण उस वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ICM, यानी कि जड़त्वाघूर्ण कहाँ है, सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाले, यानी कि द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ICM, यानी कि ये C आप देख रहे हैं, EF देख रहे हैं, ये सेंटर ऑफ मास से होकर के जा रहा है अक्ष, और इस अक्ष के परितः जो जड़त्वाघूर्ण होगा वो होगा ICM, तथा उस वस्तु के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के मध्य की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यह ऐसा हमारी समांतर अक्षों की प्रमेय कहती है। ठीक है, यानी कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to the sum of its moment of inertia about a parallel axis passing to its center of mass ICM and product of its mass and square of the distance x between the two axes। समझ रहे हैं ना। The moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of its moments of inertia about the parallel axis passing to its center of mass ICM and product of its mass and square of the distance x between the two axes। क्लियर बच्चों। तो लिख लेंगे, जरा इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे पहले। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट डाउन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about any axis is equal to the sum of its moment of inertia about a parallel axis passing to its center of mass ICM and product of its mass and square of the distance x between the two axes। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, किसी वस्तु का उसके अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, किसी वस्तु का उसके अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण उस वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ICM तथा
उस वस्तु के द्रव्यमान एवं दोनों अक्षों के मध्य दूरी x के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो लिखते हैं। तो देखिए ये हम लोगों ने लिखा था, अब इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए कितना आएगा, सिग्मा m अंदर मिलेगा आपको r² प्लस x² प्लस 2xr, राइट, इतना ही मिलेगा ना। अब सिग्मा m का हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको मिल जाएगा सिग्मा m r² प्लस सिग्मा m x² प्लस सिग्मा 2m xr, ठीक है ना। x क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, x क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, सिग्मा m r², ठीक, प्लस x² हम बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, सिग्मा m हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2x हम बाहर ले लेंगे क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, सिग्मा m r हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि द्रव्यमान केंद्र के परितः आघूर्ण, यानी कि किसी भी चीज़ का आघूर्ण निकालते हैं तो उसमें डिस्टेंस का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये है सम ऑफ मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास। जीरो होता है, यानी कि द्रव्यमान केंद्र के परितः आघूर्ण शून्य होता है, ठीक। तो अब ये टर्म तो हो गया जीरो, राइट। अब हमें देखिए क्या करना है, ये सिग्मा mr², देखिए r तो ये दूरी है, यानी कि ये सेंटर ऑफ मास, ये वाली लाइन है सेंटर ऑफ मास से होके जा रही, उसका जड़त्व आघूर्ण है, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे ICM, ठीक, प्लस सिग्मा m को हम लोग लिखेंगे कैपिटल M, यानी कि टोटल द्रव्यमान है, और ये हो जाएगा x², तो ये हो जाएगा जड़त्व। यही हमारी थ्योरम कहती है और इसे ही हमें प्रूव करना था। समझ में आ रहा है बच्चों, इसे ही हमें प्रूव करना था। तो इसको हम लोगों ने प्रूव कर लिया है, आज का हमारा टर्न भी हो गया है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है और अगर उसको नहीं समझ में आता है तो वो कॉलेज आ सकता है, या कॉलेज नहीं आ सकता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी समस्या भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9838833844, ठीक है बच्चों, नमस्कार।